गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। देखिए, इस वक्त चीन की खुफिया एजेंसियां अजीब सी मुश्किलों में है। चीन का एक ही नागरिक शी जिनपिंग और उनकी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। इस शख्स ने चीन में बैठे बैठे कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से बीजिंग में जलजला उठ चुका है। पीएलए का न्यूक्लियर सीक्रेट यूएस को दे आया एजेंट से। जिनपिंग की ताइवान डायरी अमेरिकी जासूस के हाथ लगी। बीजिंग में मच गया तहलका। तानाशाह एजेंट सेठ से डरा। मालाबार 2023 का दम, थर थर कांप रहा ड्रैगन। ताइवान पर कब कैसे होगा हमला, एक वीडियो से प्लान पता चला। तो देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है और चीन सुपर पावर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब यह है कि दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ में चीन के सामने चुनौती है अमेरिका है। और कोरोना काल के बाद से दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। अब दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसी भी अदावत पूरी शिद्दत से निभा रही है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीन की चार दीवारी में बड़ी सेंध लगा दी है। CIA के सेंधमारी से चीन डर गया है। वो बाज सी नजर रखते हैं, कहते कुछ नहीं लेकिन देखते सब कुछ है। सुई भी गिरी तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। सड़क पर, बाजार में, दुकान में या दफ्तर में वो कहीं भी हो सकते हैं। आपके बीच रहकर भी वो आप जैसे नहीं होते। उनका काम होता है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और उसे आगे बढ़ाना। ये किरदार सदियों पुराना है। आज की दुनिया में इन्हें कहा जाता है स्पाई। और ऐसे ही स्पाई ने चीन में हड़कंप मचा दिया है। चीन ने अपने ही नागरिक को जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया है। चीन की स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने 11 अगस्त को बयान जारी कर इसके बारे में अपडेट दिया। इस जासूस की गिरफ्तारी से बीजिंग में तहलका इसलिए मचा है क्योंकि ये चीनी नागरिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए जासूसी कर रहा था। ऐसा बहुत कम सुनने या पढ़ने में आता है, लेकिन इस बार ये हो गया। चीन का ही एक नागरिक चीन में रहकर मुल्क से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां अमेरिका को दे रहा था। 11 अगस्त से पहले तक किसी को उस नागरिक पर शक नहीं हुआ। चीन की स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने इस जासूस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। जासूस का जेंडर भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि उसका जन्म 1971 में हुआ है। यानी जासूस की उम्र करीब 52 साल है और उसका सरनेम जेंग है। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपने एजेंट को एक कोड नेम दिया था। यह कोड नेम था सेठ। एजेंट सेठ, यही नाम था उस एजेंट का जो चीन की चार दीवारी के अंदर की सीक्रेट अमेरिका तक पहुंचा रहा था। फिलहाल चीन की सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां इस एजेंट सेठ से कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त साउथ चाइना सी और ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में जबरदस्त क्लैश है। इसलिए जिनपिंग और उनकी सरकार यह जानना चाहती है कि आखिर एजेंट सेठ ने अमेरिका को क्या क्या जानकारियां दे दी। चीन ने यह भी खुलासा किया है कि एजेंट सेठ को अमेरिका ने जासूसी के बदले मोटी रकम और अमेरिका में बसने का लालच दिया था। जेंग यानी एजेंट सेठ चीन की एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल ग्रुप से जुड़ा था। ऑफिस के काम से जेंग इटली गया था। वहां रोम में यूएस एम्बेसी में मौजूद एक जासूस ने जेंग को जासूसी के लिए राजी किया।
जेंग जो भी खुफिया जानकारी जुटाता था उसे वो इटली में मौजूद उसी CIA एजेंट को भेजता था और वहां से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और ड्रैगन के डार्क सीक्रेट वर्जीनिया में जॉर्ज बुश सेंटर तक पहुंचते थे। जॉर्ज बुश सेंटर में ही CIA का हेडक्वार्टर है। जेंग ने CIA के जासूसी समझौते पर दस्तखत भी किए थे, जिसके बाद जेंग को जासूसी की ट्रेनिंग खुद अमेरिका के काबिल जासूसों ने दी। जासूस की गिरफ्तारी से दो मुल्कों में तनाव बढ़ गया है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने नेवी के 2 जवानों को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट किया था और अब चीन में अमेरिका का जासूस पकड़ा गया। अभी हाल ही में रॉकेट फोर्स के 2 उच्च अधिकारियों को हटाया गया। वो हो सकता है कि करप्शन के साथ साथ एस्पियोनाज स्पाइंग के लिए हटाया गया हो। अगर रॉकेट फोर्स के ये 2 जर्नैल जिनकी बर्खास्तगी हुई है और इसको अगर जोड़ के देखा जाए तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि रॉकेट फोर्स के पास में स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं और उस तरीके का पूरा साजो सामान होता है। तो अगर ये इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है और CIA सक्रिय रही है इस चीज को टारगेट करने में, तो ये चीन के लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या बन सकती है और समस्या है। वैसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चीन ने अपने एंटी स्पाइंग लॉ को जुलाई में ही सुधार कर और कठोर बनाया है। यूं तो चीन ने अपनी करतूतों से अड़ोसी पड़ोसी सबको दुश्मन बना लिया है, लेकिन चीन को जासूसी के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका से है। जिनपिंग को पता है कि CIA के मोहपाश से बचना बहुत मुश्किल है और अब तो चीन की खुफिया एजेंसी ये पता कर रही है कि देश में अभी कितने एजेंट सेट हैं। ABP न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, दुनिया भर में चीन के जासूसों का बड़ा नेटवर्क है। दावा किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी चीन के चाहने वाले पहुंच चुके हैं। कोरोना काल में अमेरिका के बाद अगर चीन से किसी मुल्क के रिश्ते सबसे ज्यादा खराब है तो वो नाम है ऑस्ट्रेलिया का। और कंगारू कंट्री में इस वक्त जो वॉर ट्रेलर देखा जा रहा है उससे चीन की चिंता 4 गुना बढ़ चुकी है। दिल थाम कर और आंखें फाड़ कर चीन और चीन की सेना ये दृश्य देख रही है। ड्रैगन किलर 4 देश ब्लू बैटल ग्राउंड में एक साथ गरज और बरस रहे हैं। समंदर का ऐसा कौन सा शिकारी है बेड़े में नहीं है? हिंदुस्तान, जापान और सुपर पावर के सुपर सोल्जर ऑस्ट्रेलिया में जमा हैं। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मालाबार एक्सरसाइज हो रही है। कोरोना काल के बाद से चीन ने कई बार ऑस्ट्रेलिया से उलझने की कोशिश की है। अब अमेरिका ने चीन को उसी ऑस्ट्रेलिया के समंदर में ललकारा है। अपराजय बेड़े के साथ ही लश्कर विस्तारवाद के सबसे बड़े खलनायक को सबक सिखाने के लिए रेडी है। कि मालाबार सीरीज की जो एक्सरसाइज है इसका जो स्वरूप है वो क्वाड जैसा ही हो गया है और ये निसंदेह चाइना के लिए एक चेतावनी होगी। चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आधिपत्य को स्थापित करना चाहता है और वहाँ की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट और फ्रीडम ऑफ कॉमर्स को वो बाधित करना चाहता है। चाइना के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को लोकतांत्रिक शक्तियां मजबूत कर रही हैं और इस प्रक्रिया में मालाबार सीरीज़ की जो एक एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने जा रही है वो निसंदेह चाइना के लिए एक चेतावनी है। 11 अगस्त से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में 4 देशों की नौसेना इंडो पैसिफिक में बादशाहत का परचम बुलंद करेगी। बीजिंग के वॉर रूम में बैठा लाल सुल्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वाड के टकराने का मतलब है मौत। 11 से 15 अगस्त तक मालाबार एक्सरसाइज का हार्बर फेस है, जिसमें क्रॉस डेक विजिट, प्रोफेशनल एक्सचेंज और स्पोर्ट्स फिक्चर्स रहेंगे। 16 से 21 अगस्त तक इस युद्धाभ्यास का सी फेज रहेगा, जिसमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज शामिल रहेगी। एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन ब्लू बैटल ग्राउंड में
जंग के जितने आयाम हैं, उन सबको 4 देश मिलकर नापेंगे और ये नपाई बारूद से होगी। अब जब ये युद्ध अभ्यास होगा, ये 11 अगस्त से 21 अगस्त इसकी शेड्यूल डेट्स हैं। इसमें चीन के होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि वो बोलेगा कि भाई मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। यहाँ पे हिंदुस्तान क्वाड का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि वो चीन का पड़ोसी है। चीन तभी तो वेब वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो कि सन त्सू की फिलॉसफी है, यानी कि बिना लड़े ही, बिना एक कोई गोली फायर करे आप जंग को जीत जाएं। चीन उस कोशिश में है। ऑस्ट्रेलिया के समंदर में 2 विनाशकों को देखकर चीन के खौफ का मीटर हाई है। एक है INS सह्याद्री और दूसरा है INS कोलकाता। शुद्ध देसी फ्रंटलाइन वॉरशिप की गर्जना बीजिंग को बेचैन कर रही है। लाइव वेपन ड्रिल का एक फ्रेम शी जिनपिंग और उनके वॉर कमांडर के होश उड़ा रहा है। जिनपिंग को पता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस यानी समुद्री सुरक्षा अभियान में भारत की शक्ति लगातार बढ़ रही है और क्वाड इसी असीमित ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्तमान समय में भारत का चाइना को लेकर के जो अप्रोच है, भारत चाइना के साथ जिस तरीके से शक्ति के साथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करता है, उससे भी चाइना दबाव में रहता है। और जाहिर है भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ, और जो भविष्य में क्वाड प्लस का आइडिया है, उसमें भी भारत कोलैबोरेट करेगा। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है और जाहिर है कि ये चाइना के लिए एक चुनौती रहती है। 22 जुलाई से 4 अगस्त तक चीन को वार्निंग देने वाली एक और एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम था तालिस्मान सेबर 2023। 13 देशों के 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ललकारा था। चीन को इस वॉर एक्सरसाइज का इतना खौफ था कि क्वींसलैंड के करीब से प्ला की नेवी के 2 जासूसी जहाज इस शक्ति प्रदर्शन पर टकटकी लगाए थे। ये सबूत है कि चीन डरा हुआ है और अभी तो ड्रैगन के डरने के दिन शुरू हुए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, अब बात करते हैं चीन की, जहां पर खजाना खत्म हो गया है। डोकसुरी वर्सेस ड्रैगन की दुनिया को आंख दिखाने वाला ड्रैगन अब इस वक्त डोकसुरी के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उस पर अनाज का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि पहले चीन सूखे से तबाह हुआ और अब जो बचा कुचा है उसे बाढ़ का पानी बहा ले गया है। चीन का खजाना खत्म, डोकसुरी से ड्रैगन होगा भस्म। दाने दाने को मोहताज, हिलने लगा जिनपिंग का ताज। चीन की तीनों लाइफलाइन तबाह, पहले आग में जला, अब पानी में बहा। चीन पर आसमानी आफत, बेदम पड़ी रेड आर्मी की ताकत।
खाने के पड़े लाले, जनता ऊपर वाले के हवाले। चीन के पाप का घड़ा फूटा, 140 साल का रिकॉर्ड टूटा। देखिए, चीन पर आसमानी आफत इस कदर पड़ी है कि उसकी तीनों लाइफलाइन ध्वस्त हो गई है, क्योंकि चीन का जो उपजाऊ इलाका था, जहां से खाने का अनाज आता था, वो सब डूब चुका है। हालात ऐसे हैं कि आसमानी आफत के सामने चीन की रेड आर्मी बेदम हो गई है। चीन बर्बादी के ऐसे बम पर बैठा है जिसकी सुबह हो ही नहीं रही है। ये आसमानी आफत है या ड्रैगन के पापों का हिसाब, क्योंकि जो चीन दूसरे देशों को बर्बाद करने की स्क्रिप्ट लिखता रहा है, उस पर मौसम की नजर टेढ़ी क्या हुई कि उसके लिए अपनी जमीन बचा पाना भी मुश्किल हो गया है। जहां देखिए विनाश और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। हालात इतने खराब हैं कि चीन का खजाना और अनाज दोनों खाली हो गया है। चीन मुसीबत के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जहां से निकल पाना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि चीन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया था, वो पूरी तरह से तबाही के कगार पर है और अब जिनपिंग का सिंहासन भी डोलने लगा है। यह तस्वीर चीन के एक हाईवे की है, जहां एक गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है, लेकिन तभी हाईवे की जमीन दो हिस्सों में फट जाती है और कार चंद सेकंड में गड्ढे में समा जाती है। यह तस्वीर किसी को भी खौफ से भर सकती है, क्योंकि जिस हाईवे पर चीन बड़े बड़े जंगी जहाज उतारने का दावा करता रहा है, जिसकी धमक से दुनिया को डराता रहा है, अब उसके दावों की जड़ें डोकसुरी तूफान ने खोखली कर दी है। लेकिन ये चीन की बर्बादी का सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ये चीन का सबसे व्यस्ततम हाईवे है, जहां गाड़ियां जब चलती हैं तो हवा से बात करती हैं, लेकिन बारिश के पानी ने चीन के हाईवे की सूरत बिगाड़ दी है। जहां इतना पानी भर जाता है कि रफ्तार भरने वाली चीन की सुपर कारें कागज की नाव की तरह तैरने लगती हैं। बाढ़ ने चीन की राजधानी बीजिंग की उन सोसाइटीज को भी बंधक बना लिया है जिनकी ऊंचाई आसमान छूती है, लेकिन अब वो भी अपनी जमीन खो चुकी हैं। सोसाइटी के कई माले पानी में डूब गए हैं, कार की भी सिर्फ छत दिख रही है। ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है, जिसमें घरों में जिंदगी कैद और बाहर बर्बादी नजर आती है। जिन ऊंचे इलाकों में बाढ़ का पानी उतर गया है, वहां बाढ़ ने अपने पीछे कैसे निशान छोड़े हैं उसे भी देख लीजिए, क्योंकि ये गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई थी, जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। चीन में आखिरी उम्मीद के साथ साथ जिंदगी भी फंस गई है, क्योंकि वक्त रहते मदद पहुंच नहीं पा रही। अपनों को बचाने की जंग खुद ही लड़नी पड़ रही है। डोकसुरी तूफान ने चीन में ऐसा तांडव मचाया है मानो पानी पर किसी ने बदहाली और बर्बादी की पेंटिंग बना दी हो, जिसमें सड़क के सिर्फ परछाई नजर आ रही है। चीन कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। पहले मई के महीने में सूखे और गर्मी ने जलाया, जिसके चलते चीन ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाया, और जो अनाज हुआ था उसे बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। हालात अब ऐसे हैं कि चीन के लिए खाने तक के लाले पड़ गए हैं। दरअसल चीन में सबसे ज्यादा खेती पूर्वी और उत्तरी हिस्से में होती है, क्योंकि यहीं की धरती सबसे ज्यादा उपजाऊ है।
लेकिन इस वक्त ये पूरा इलाका पानी में डूबा है, जिससे चीन की तीनों लाइफलाइन ध्वस्त हो गई है। दरअसल चीन के 3 प्रांत ऐसे हैं जिन्हें कृषि की लाइफलाइन कहा जाता है। इनमें हेलोंग जियांग, जिलिन और लियोओनिंग शामिल हैं। लेकिन इस वक्त तीनों ही जल समाधि लिए हुए हैं। बाढ़ की वजह से चीन में उगाई जाने वाली तीनों मुख्य फसलें सोयाबीन, मक्का और चावल बर्बाद हो चुकी है। अब जिनपिंग के सामने मुश्किल ये है कि वो अपने नागरिकों के लिए अनाज कहां से मुहैया कराए, क्योंकि आमतौर पर पड़ोसी देश ऐसे वक्त में मदद कर देते हैं, पर चीन की जमीन कब्जाने की आदत की वजह से ज्यादातर देशों के साथ उसके संबंध खराब हैं। अब आलम यह है कि चीन में किसानों को अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुकी फसल से कुछ अनाज निकालकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। चीन जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। वो उन परीक्षणों का नतीजा है जो वो वक्त वक्त पर इंसानियत को खतरे में डालने के लिए करता रहता है। ये चीन ही था जिसने कि दुनिया को कोरोना नाम की बीमारी दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई देश अपनी इतनी बर्बादी देख चुकने के बाद भी सबक लेगा या नहीं। चीन अपनी आवाम को बर्बादी की इंतहा तक ले जा सकता है, लेकिन सुधर नहीं सकता, और ये इसी का नतीजा है कि चीन बर्बादी के उस बारूद पर जा बैठा है जो कभी भी फट सकता है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी पहले ही आईसीयू में पड़ी है, बेरोजगारी तक आसमान छू रही है, रियल एस्टेट मार्केट पहले से गहरे संकट में है, और वही सही कसर इस बार ने पूरी कर दी है। तो इधर गुरु चीन बाढ़ से बेहाल है तो चेला पाकिस्तान महंगाई के दर्द से त्राहिमाम कर रहा है। शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने के बाद पाकिस्तान में महंगाई की रिपोर्ट आई है, जिसने गरीबी के दलदल में फंसे पाकिस्तान की खतरे की घंटी अब बजा दी है, क्योंकि केयर टेकर के हाथ में पाकिस्तान की कमान है और महंगाई पर घमासान है। बच्चियां मेरी तेन कमावन वाला कोई नहीं, बंदे इंसाफ लड़ो है, वो नहीं काम कर सकता। अवाम रो रही है, महंगाई आसमान छू रही है, पाकिस्तान गरीबी के दलदल में है। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वो रिपोर्ट कह रही है, जिसने पाकिस्तान और उसके हमदर्द आकाओं की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार जाने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश में महंगाई से लेकर गरीबी तक के मुद्दों पर रोशनी डाली गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें महंगाई की मुख्य वजह रूस यूक्रेन युद्ध को बताया गया है। मतलब पाकिस्तान अपनी गलती से कोई सबक लेना नहीं चाहता, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध का हवाला देकर अपनी गलती पर पर्दा डाल देना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की रिपोर्ट बाद में आई है, वहाँ की आवाम आंसू तो पहले से बहा रही है। बच्चियां मेरी तेन कमावन वाला कोई नहीं, बंदे इंसाफ लड़ो है, वो नहीं काम कर सकता। असा मजदूर है, मजदूरी करना है, अगू ही सानू मजदूरी नहीं लभ रही, कदी भुखे सौ जाते हैं बच्चे, की करिए। फिर महंगाई इन्नी है कि किसे घरे सानू अमीर है या हुकूमत है, उन्होंने तरस ही नहीं आंदा साडे गरीबां ते, की करिए असी। फिर जो प्याज था ना 300 साढ़े 300 रुपये की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपये की दरी के साथ लिया, जबकि 350 वाला प्याज 1600 रुपये दरी के साथ। क्या हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। 18,000 सैलरी, उसमें क्या क्या मैं मैनेज करूँ। पाकिस्तान में महंगाई का मीटर किस तरह भाग रहा है, ऐसे पिछले 15 महीनों के आंकड़ों से समझ सकते हैं। पाकिस्तान में चीनी अप्रैल 2022 में 86 रुपए किलो थी, जो अगस्त 2023 में 155 रुपए किलो हो चुकी है। 20 किलो आटे का बैग 15 महीने पहले 1400 रुपए का था, जो अब 3000 का हो चुका है। 1 किलो घी 470 का था, अब 600 हो गया। 1 किलो चिकन 290 में मिलता था, अब 460 चुकाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में एक रोटी की कीमत पिछले 15 महीनों में 15 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो चुकी है। मतलब महंगाई 100% रफ्तार से बढ़ रही है।
इसी तरह 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए था, अब 273 रुपए हो गया। डीजल 144 से बढ़कर 274 पर पहुंच गया। एक तरफ महंगाई का ब्रेक फेल है, दूसरी ओर गरीबी का दलदल है। पाकिस्तान में लोगों को मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। असा मजदूर है, मजदूरी करना है, अगो ही सानू मजदूरी नहीं लभ रही, कदी भुखे सौ जाते हैं बच्चे। की करिए फिर, महंगाई इन्नी है कि किसे घरे सानू अमीर है या हुकूमत है उन्होंने तरस ही नहीं आंदा साडे गरीबां ते, की करिए असी फिर। खबर है महंगाई के हवाले से। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। प्याज 90, लहसुन 550, अदरक 1100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। फलों की बात करें तो सेब 450 रुपए फी किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 220, केला दर्जा दो में 160 रुपए दर्जन में दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में ये हालात ऐसे वक्त में बने हैं जब उसका कोई माई बाप नहीं है। शहबाज शरीफ इस्तीफा दे चुके हैं, इमरान खान जेल में बंद हैं और अब अनवरुल हक को केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाया गया है, क्योंकि कोई भी केयर टेकर प्रधानमंत्री बनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बीती रात केयर टेकर प्रधानमंत्री के लिए 6 नाम पर चर्चा हुई थी, जिसमें पहला नाम पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार का था, दूसरा नाम पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी का था, तीसरा नाम सादिक संजरनी का, चौथा नाम पूर्व वित्त मंत्री रहे हाफिज शेख, पांचवा नाम फवाद हसन और छठा नाम पूर्व मुख्य न्यायाधीश तसदुक जिलानी का था। लेकिन इनमें से एक भी नाम पर फाइनल राय नहीं बन पाई। बाद में बलूचिस्तान से आने वाले निर्दलीय सीनेटर अनवरुल हक को केयर टेकर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस दलदल से कौन बाहर निकालेगा, या फिर पाकिस्तान ऐसे ही तबाह होता जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। जवान एक दूसरे के साथ कदम ताल कर रहे हैं। लाल किले में सभी सशस्त्र बलों की फुल ड्रेस रिहर्सल लगातार चल रही है। ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। तस्वीरें देखिए, स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। जवान एक दूसरे के साथ कदम ताल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल किले में सभी सशस्त्र बलों की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। तो सभी फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर चल रही है। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। तो 15 अगस्त से पहले पूरा देश तिरंगामय हो रहा है। और देखिए, 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर लगातार चल रही है और 15 अगस्त से पहले पूरा देश तिरंगामय होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ है। इस तिरंगा यात्रा में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए हैं। सभी हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी की छोटे छोटे बच्चे स्कूल के यहाँ पर मौजूद हैं। उनके हाथ में तिरंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इन छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के हाथ में तिरंगा इस समय आप देख सकते हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ है और इस तिरंगा यात्रा में स्कूल्स के बच्चे भी शामिल हुए हैं। सभी के हाथों में अगर आप देखेंगे तो तिरंगा लेकर देशभक्ति के रंग में वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं।